हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम कवर करेंगे मियोसिस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सेल के पार्ट, सेल की डिस्कवरी, सेल की थ्योरी, सेल ऑर्गेनेली एंड सेल डिवीज़न, माइटोसिस। और आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस से। आज हम मियोसिस के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल प्रेजेंट होती हैं सब कैसी सेल होती हैं? डिप्लॉइड सेल होती हैं। यानी सभी के पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ओवा एंड स्पर्म। इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इनको हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो भी डिप्लॉइड सेल होती हैं उनका डिवीज़न, उन सेल्स का डिवीज़न माइटोसिस के द्वारा होता है, लेकिन जो हैप्लॉइड सेल है उनका डिवीज़न मियोसिस के द्वारा होता है। अब अगर हम बात करें माइटोसिस से कितनी डॉटर सेल बन रही थी? 2 डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन मियोसिस में क्या हो रहा है? 4 डॉटर सेल बन रही हैं। अब हम देखते हैं मियोसिस के बारे में, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डबल डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल। कैसे? अब देखिए, माइटोसिस में क्या हो रहा था? माइटोसिस में हो रहा था एक पेरेंट सेल थी और वो 2 डॉटर सेल बना रही थी। अब जब वो 2 डॉटर सेल बना रही थी, माइटोसिस है, अब इसके पास कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स थे। उसने क्या किया? अपनी डॉटर सेल को 46, इसको भी 46 दिया। यानी जितने उसके पास क्रोमोसोम्स थे, जितने सेल ऑर्गेनल थे, डिक्टो चीज वो पेरेंट मतलब उसकी डॉटर सेल में आई, दोनों में। ठीक है। अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस कैसी है? जब मियोसिस कैसी है? डबल डिवीजन है डिप्लॉइड सेल का। डिप्लॉइड सेल कैसे? जब ओवा और स्पर्म को हम फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट बनता है, नहीं बनता? अब ये जो जायगोट बना, ये क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल क्यों है? क्योंकि ओवा के 23 क्रोमोसोम्स और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स, तो कितने बन गए? 46 बन गए। और 46 क्रोमोसोम्स है, यानी वो क्या है? 2n है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, डिप्लॉइड सेल है। तो जायगोट कैसी बनी? एक डिप्लॉइड सेल बनी। अब जायगोट को डिनोट करेंगे 2n से। अब कैसी बन गई? आपके पास डिप्लॉइड सेल आ गई। अब हम क्या करते हैं? उसका पहले तो हम मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके पास कितने जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। लेकिन माइटोसिस में क्या हो रहा था? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे थे डॉटर सेल के पास। लेकिन मियोसिस में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स जो हैं हाफ हो गए। अब फर्दर ये डिवाइड करेगी। ये जो एन सेल बनी यहाँ पे, ये फर्दर ये जो डॉटर सेल बनी, ये फर्दर 2 में डिवाइड होगी, ये फर्दर 2 में। तो कितनी बनी? 4 बनी। डिवीजन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। तो इसलिए क्या कहा गया? डबल डिवीजन है डिप्लॉइड सेल का। और कितनी हैप्लॉइड सेल है? 4 हैप्लॉइड सेल बनाई, यानी उनके पास क्रोमोसोम्स कितने जाएंगे? 23 जाएंगे। पेरेंट सेल क्या थी? डिप्लॉइड थी। बना क्या रही थी? हैप्लॉइड सेल्स बना रही थी। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहली तो ये बात है, अगर कोई भी सेल डिवाइड हो रही है यानी डिवाइड करेगी तो उसे 2 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली तो होती है इंटरफेज, जिसको आप प्रीपरेटरी फेज कह रहे हैं। ये माइटोसिस में हमने पढ़ा था। बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं है कि माइटोसिस में जो इंटरफेज थी वो मियोसिस में, बिल्कुल जो इंटरफेज होती है वो बिल्कुल सेम होती है मियोसिस में भी एंड माइटोसिस में भी। तो जब मियोसिस हो रहा है यहाँ पे, तो सेल जब डिवाइड कर रही है मियोसिस के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं होगी सेल की, यहाँ पे भी प्रिपरेशन होगी और बिल्कुल एज इट इज होगी जैसी माइटोसिस में हुई थी। तो सबसे पहले सेल जो है इंटरफेज में जाती है। इंटरफेज में क्या है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए, इसलिए इस फेज को बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। ठीक है। अब क्या हुई? ये जो इंटरफेस कर लिया उसने, सेल जो है प्रिपरेशन हो गई सेल की। जब सेल की प्रिपरेशन हो गई तो सेल ने क्या करा? एम फेज में कदम रखा। एम फेज में क्या कर दिया? कदम रख दिया। एम फेज में कदम रख दिया, यानी यहाँ पे सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है अब। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। वैसे तो 23 क्रोमोसोम्स हैं हिप्लॉइड सेल में और डिप्लॉइड में 46, लेकिन इतने सारे क्रोमोसोम्स नहीं बना सकते, तो इसलिए किसी ने 4 बना के दिखा रखे हैं, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए इनको कम की संख्या में डिनोट किया। लेकिन जैसा एक क्रोमोसोम्स के साथ होगा वैसा ही सभी क्रोमोसोम्स के साथ होगा।
ठीक है। तो जैसे ही सेल एम फेज में एंटर करती है यानी सेल डिवाइड होगी। अब जब सेल डिवाइड होगी तो क्या करेगी वो, ये जो 2n थी ये कैसी सेल है, 2n है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है 2n सेल किस में डिवाइड होती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुई। अब इसके पास कितने थे, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल 2 हिप्लॉइड सेल में डिवाइड होती है, ठीक है। फिर फर्दर डिवाइड होती है 4 हिप्लॉइड सेल में, ऐसे ही तो डिवाइड हो रही है। मियोसिस 2 में फर्दर डिवाइड हुई वो 4 डिप्लॉइड सेल्स में, सॉरी 4 हिप्लॉइड सेल में डिवाइड हुई। क्लियर, ये तो हो गई 2n आपकी, ये डिवाइड हुई n और n में, यानी रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है मियोसिस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो रहे हैं, हाफ, 46 से किस में जा रहे हैं, 23 में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, 46 क्रोमोसोम्स ही एक सेल में, डॉटर सेल में जा रहे थे, 46 ही दूसरी डॉटर सेल में जा रहे थे, ऐसे ही तो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो कोई सी भी एक स्टेज है, सेल डिवाइड होने जा रही है, तो वो सबसे पहले कौन सी फेज में जाती है, तो सेल जो है सबसे पहले जाती है आपकी इंटरफेज में। इंटरफेज में जब वो जाती है, किस लिए जाती है इंटरफेज में, वो जाती है प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2। ये 3 ही तो फेज पढ़ी थी हमने, G1, S एंड G2। G1 में क्या करती है सेल, अब हम बात करें G1 की, तो G1 में क्या करती है सेल, ग्रो करती है, मतलब बड़ी होती है सेल, और इसमें क्या होता है, आरएनए बनता है। अब जब आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन बनाना क्यों पड़ता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं जो सेल डिवीजन में टेक पार्ट लेते हैं वो भी प्रोटीन नेचर के ही होते हैं ना। तो यहाँ पे G1 पहले वाले स्टेज में सेल ग्रो करी, सेल ने आरएनए बनाया, आरएनए बना तो क्योंकि आरएनए से ही क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। तो फर्स्ट स्टेज G1 में क्या हुआ, आपका आरएनए बना, प्रोटीन बना। इसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनली है वो भी तो फॉर्म होंगे, क्योंकि क्या करना है, अपनी डॉटर सेल भी तो बनानी है ना इसको, सेल को। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे गोल्गी बॉडी, सेल ऑर्गेनली है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, G1 स्टेज में आपकी ATP भी बनेगी, यानी एनर्जी भी बनेगी, ठीक है। इतना हुआ G1 फेज में, जो सेल ने किया, प्रिपरेशन कर रही है ना सेल अपनी डिवाइड होने के लिए। फिर वो गई S फेज में। जैसे ही सेल S फेज में जाएगी तो S फेज में जाके क्या होगा, उसका DNA का कंटेंट जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। DNA का कंटेंट डबल हो गया, और DNA कंटेंट डबल यानी इसमें क्या होगा, DNA का कंटेंट तो डबल होगा, साथ के साथ जो आपके सेल ऑर्गेनली है सेंट्रोसोम, वो भी क्या होंगे, डबल होंगे, ठीक है। तो एस फेज में क्या हुआ आपका, एस फेज में होता है DNA डबल, और क्या होता है, सेंट्रोसोम्स का भी डुप्लीकेशन होता है। अब सेल गई, यहां से भी सेल ने बना लिया अपना DNA भी भाई डबल कर लिया। अब सेल गई G2 फेज में। अब G2 फेज में जाके क्या करेगी सेल, प्रोटीन बनाएगी, और इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनली G1 फेज में नहीं बन पाए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, क्या, क्लोरोप्लास्ट, वो यहाँ पे क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो G2 फेज में क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है आपका प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल भी तो लिविंग है, डिवाइड होती हैं वो भी, ठीक है। तो कितनी फेजेस पढ़ी हमने इसमें, इंटरफेज में पढ़ा हमने G1, S और G2। ये तीनों फेज में सेल जो है अपने आप को प्रिपरेशन कर रही है, और सेल जो है प्रिपरेशन जो है उसने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। तो मियोसिस के बारे में पढ़ें तो जितनी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और मतलब जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के अंदर जो है मियोसिस होता है। गैमेट्स भी मियोसिस के द्वारा बनते हैं। मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। अब मियोसिस 1 को एक रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। अगर मैं बताऊं मियोसिस 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस की तरह है,
इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा गया, क्योंकि जब हमने माइटोसिस पढ़ा तो माइटोसिस में हम क्या कह रहे थे, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि माइटोसिस में भी क्या हो रहा था, 46 क्रोमोसोम्स से पेरेंट सेल के पास, डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही जा रहे थे, तो इसलिए इसमें इक्वेशनल डिवीजन था, यानी जितनी चीजें पेरेंट सेल के पास ही बिल्कुल डिक्टो जा रही थी, किसमें, डॉटर सेल में। लेकिन अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो रही थी, 2n से n में जा रही थी, यानी 46 क्रोमोसोम जैसे जाइगोट के पास है तो वो nn में जा रहे थे। मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया। रिडक्शनल तो इसलिए कहा गया मियोसिस फर्स्ट को, क्योंकि इसमें क्या था, 2n थी, 46 क्रोमोसोम्स थे, 23 क्रोमोसोम में डिवाइड हो रहे थे, मियोसिस फर्स्ट की बात करें। लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या हो रहे हैं कि ये जो n नंबर की सेल बनी है, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, तो लड़की, मतलब कहने का ये है कि जो 2n से ये n और n सेल बनी, इसमें क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम्स थे, 23 में डिवाइड हो गए, तो इसलिए इसको क्या कहा, रिडक्शनल डिवीजन का, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कम हो गई, आधी हो गई, हाफ हो गई। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस सेकंड में, तो मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है कि ये जो आपकी डॉटर न्यूक्लियाई बनी है 23 क्रोमोसोम्स के साथ, ये फर्दर अपनी दो हिप्लोइड सेल ही बनाएंगी, यानी जितने 23 क्रोमोसोम थे अपनी डॉटर सेल को भी 23 ही देंगी। ये वाली भी, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, ये भी 23 देगी, तो इक्वल अमाउंट में दे रही है ना, जितने उसके पास है उतना ही दे रही है, तो ये कैसी होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है मियोसिस सेकंड। अब देखो ये इंटरफेस में क्या क्या होता है, G1, S और G2 स्टेज होती हैं। G1 में सेल जो है ग्रोथ करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, फिर वो एस फेज में गई, एस फेज में उसने डीएनए अपनी डबलिंग की, और G2 फेज और एस फेज में क्या करा, उसने सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन किया। लेकिन जब वो G2 में गई तो उसने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस और किया, और जो सेल ऑर्गेनेली G1 फेज में नहीं बने थे उनको बनाया G2 फेज में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, और सेल जो है प्रिपरेशन मतलब कंप्लीट हो गई है, सेल को मतलब सेल ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सेल है वो किधर जा रही है, एम फेज में जा गई। मतलब एम फेज में क्या होता है कि एम फेज में जो है सेल जो है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं मियोसिस की फेजेस की। तो मियोसिस की कितनी फेजेस होती हैं, 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस सेकंड में क्या है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है। अब हम एक एक को समझेंगे। मियोसिस फर्स्ट से बात करते हैं। सबसे पहली मियोसिस फर्स्ट की क्या स्टेज होती है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो होती है मोर एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें प्रोफेज स्टेज की तो ये ज़्यादा लंबी होती है स्टेज। ज़्यादा लंबी स्टेज क्यों हो रही है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन भी होगा। रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्योंकि अब जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड नहीं होती है, सेल डिवाइड होने से पहले जो सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है वो बिल्कुल थ्रेड लाइक ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करती है, प्रोफेज स्टेज में आती है, तो ये जो आपका जो ये थ्रेड लाइक क्रोमेटिन था, मटेरियल था, वो कंडेंस हो जाता है और एक क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल दिखने लगता है हमें। यही पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। प्रोफेज फर्स्ट क्या है, एम फेज की तो है, सेल ने डिवाइड करने के लिए तैयार होगी। प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही सेल आती है तो वो डिवाइड तो करना है, क्योंकि एम फेज का ही तो है प्रोफेज पार्ट। तो क्या हुआ कि यहाँ पे पहले सेल क्या करेगी, जो उसके पास क्रोमेटिन मटेरियल था उसको रिकंडेंस होगा। मतलब कंडेंस का मतलब है कंडेंस होगा। जो ये बिखरा पड़ा था ये बिल्कुल एक साथ होगा, बिखरा हुआ, और बिल्कुल एक क्रोमोसोम बना लेंगे, क्रोमोसोम की शेप में आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इस फेज में जो होगा, प्रोफेज फेज में ही जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। इसके साथ क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और तब समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन की और क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज में चलते हैं तो उसमें देखते हैं क्या होता है। अब प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइड है 4 स्टेजेस में। जैसे एम फेज 4 उसमें डिवीजन होता है भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। लेकिन अगर हम प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड है।
तो अब हम देखते हैं प्रोफेज जो है वो किस में डिवाइडेड है, 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है फर्दर। जैसे कि एम फेज जो है वो डिवाइडेड था 4 स्टेजेस में, किस किस में था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसी तरह से जो प्रोफेज जब हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेज से, क्योंकि एम फेज का जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज होती है ना, तो जब हम प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं तो प्रोफेज फर्दर डिवाइडेड होता है 5 स्टेजेस में। उसमें क्या क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने जब माइटोसिस किया था तो हमने देखा था प्रोफेज में होता क्या है। तो प्रोफेज में हम नॉर्मली माइटोसिस में क्या कर रहे थे कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था उसको क्या हो रहा था, वो कंडेंस हो रहा था, किसमें, प्रोफेज 1 में। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, और जो सेल ऑर्गेनेली है वो भी कैसे हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, किसमें, प्रोफेज में। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें कितनी है, 5 स्टेजेस हैं। हम 5 स्टेजेस में पढ़ेंगे। पहला है तो प्रोफेज में हमने क्या क्या बताया कि क्या क्या होगा प्रोफेज में, इन 5 स्टेजों को मिला के क्या क्या होगा। इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होंगे और रिकॉम्बिनेशन होगा। किसका रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स के बीच में, ताकि क्या हो सके, नए कैरेक्टर डेवलप हो सके, जो सेल है उसमें नए कैरेक्टर डेवलप हो सके, इसलिए आपको रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पता है, अब देखिए ये प्रोफेज की 5 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट लिप्टोटीन में क्या होता है, तो लिप्टोटीन में क्या हुआ कि जब जो सेल है वो आती है डिवाइड होने के लिए, तो प्रिपेयर तो होगी थी इंटरफेज में। भाई इंटरफेज में प्रिपरेशन ही तो करती है सेल। अब जब वो इंटरफेज में सेल प्रिपरेशन कर ली है उसने डिवाइड होने के लिए, तो जब वो प्रोफेज में एंट्री लेती है तो सबसे पहले वो जाती है प्रोफेज के लिप्टोटीन में। तो लिप्टोटीन में होता क्या है कि केवल कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन मटेरियल का। यानी जब सेल आई तो सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल थे वो कैसे थे, इस तरीके से थे। ये तो इसकी आउटर कवरिंग हो गई यानी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर हो गया क्या, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा है क्रोमेटिन मटेरियल। जब प्रिपरेशन करता है तो वो क्या कर रहा था, एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में सेल क्या करती है, अपने डीएनए के कंटेंट को डबल कर लेती है। लेकिन वो कंडेंस नहीं होती, क्योंकि हमने जब सेल के बारे में पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल जब डिवाइड होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल तभी क्या होता है, कंडेंस होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको क्लियरली विजिबल होती है। तो जब सेल जो है, जब सेल डिवीजन में आई तो इस तरीके की थी। जब वो लिप्टोटीन में आती है तो ये जो आपके क्रोमेटिन मटेरियल हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल आपको क्रोमोसोम की शेप में इस तरीके से। अब क्या हुआ कि अभी जो सेल है वो कैसी है, डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि उसके पास कैसे है, 46 क्रोमोसोम है। जाइगोट के पास 46 क्रोमोसोम है, जैसे हमने बात किया ओवर एंड स्पर्म को मिला है 23 क्रोमोसोम, जाइगोट के पास 46 आ गया। अभी आपकी सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, लेकिन आपको बनानी कैसी है, डिप्लॉयड सेल बनानी है। तो अब जब लिप्टोटीन स्टेज में आए तो क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देने लगे, क्रोमोसोम दिखाई देने लगे। अब जैसे एक क्रोमोसोम के साथ हो रहा है वैसे ही जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं 46 के 46 उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन बनाना मतलब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर में हर एक जो क्रोमोसोम्स है उसको दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दो क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जब आपका सेल जो है, जब सेल लिप्टोटीन स्टेज में आई तो वो क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिन मटेरियल धागों की तरफ पड़ा था जब वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन गए और बिल्कुल रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे गई। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक तरह के क्रोमोसोम्स, एक तरीके के दिखने वाले क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं कि जब आप क्रोमोसोम्स है, क्यों ये सिस्टर क्रोमेटिड कैसे बनी, सिस्टर वैसे तो नॉर्मल अगर हम बात करें, जो नॉर्मल की अगर हम बात करें, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल होता है क्रोमोसोम वो इस तरीके का होता है। लेकिन जब एस फेज में गए, एस फेज में क्या हुआ था, इंटरफेज के जो क्या था, क्रोमोसोम्स था, सॉरी डीएनए था, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया था। जब डीएनए का कंटेंट डबल होगा तो इस तरीके के आपको ये दिखाई देंगे, क्या, क्रोमोसोम इस तरीके के। यहाँ पे एक ही सेंट्रोमर होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ता,
बस डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ता, क्योंकि आप बता सकते हैं जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपको क्रोमोसोम्स काउंट करने हैं तो आप सेंट्रोमियर काउंट कर सकते हैं, तो सबको बता जाएगा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो क्या हुआ था कि जब डीएनए कंटेंट डबल हो गया था एस फेज में, जब सेल ने प्रिपरेशन करी थी, और वो जब प्रोफेज में आती है, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल होके आता है, क्योंकि जब सेल ने प्रिपरेशन करी, अपना डीएनए कंटेंट डबल किया, तो जब डीएनए कंटेंट डबल किया सेल ने अपना, वो प्रोफेज में एंट्री, मतलब प्रोफेज में एंट्री ली उसने लिप्टोटीन में, तो जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल था, मतलब जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल था सेल का, ये सेल है, अब इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था, इसकी डबलिंग हुई, मतलब डबल डबल हो गया इस तरीके से, ये डबल डबल है। लेकिन अब जब ये प्रोफेज की लिप्टोटीन स्टेज में एंटर करेगा तो ये इस तरीके के दिखाई देंगे, इस तरीके के, इस तरीके के, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर एक ही प्रेजेंट होगा। ये अब ऐसा नहीं है कि भाई इसका क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ गया, क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बढ़ा है, डीएनए कंटेंट डबल करा था, तो सेंट्रोमियर तो एक ही प्रेजेंट है। और ये जो है ना, ये जो चीज है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। और जब ये एक ही क्रोमोसोम्स की है, दोनों एक ही क्रोमोसोम्स की है ना, तो दोनों को बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये इस तरीके की बन के आई, किसमें? लिप्टोटीन में। एक सेंट्रोमियर है और दोनों को बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोली? बिल्कुल एक क्रोमोसोम्स की ये क्या है? क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम्स का नंबर भी कितना हुआ? एक हुआ। ठीक है, और एक जैसे जैसे एक क्रोमोसोम्स और बना देती हूं मैं ऐसा ही एक सेंट्रोमियर से, तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक जैसे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो जब केवल लिप्टोटीन में क्या होता है कि जो आपका मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही उलझा सुलझा आता है, वो बिल्कुल लिप्टोटीन स्टेज में आकर कैसा हो रहा है? बिल्कुल कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम्स की तरह आपको दिखाई दे रहा है लिप्टोटीन में। ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमोसोम्स की दोनों जो क्रोमेटिड होती हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और एक तरीके के क्रोमोसोम्स को आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जब इसमें क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो गया तो क्या हो गया? डिप्लॉइड सेल है ना अभी यहाँ पे, क्योंकि 2n अभी तो डिवाइड नहीं हुई ना पूरी तरह से, डिवाइड तो टीलोफेज में जाके होती है ना। तो अभी लिप्टोटीन में क्या है कि ये दोनों तो क्रोमोसोम्स का है, आपको दिखाई दिए क्रोमेटिन का मतलब मटेरियल चेंज हुआ, तो अब लिप्टोटीन में क्या हो गए? 46 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल है तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो अब इसमें 46 क्रोमोसोम दिखाना पॉसिबल नहीं था, 2 सेट ऑफ दिखा दिए हैं इसमें क्रोमोसोम के, सभी के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया। नॉर्मल लिप्टोटीन में होता क्या है कि आपके जो सेल है, सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है नॉर्मली लिप्टोटीन में। अब लिप्टोटीन के बाद जाएगा जाइगोटीन में। अब जाइगोटीन में जाके क्या होंगे? जैसे अब ये लिप्टोटीन स्टेज में आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमेटिन ये है क्रोमोसोम्स, वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जाइगोटीन फेज में बात करें तो जाइगोटीन फेज में ये जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये पास पास आ जाते हैं, एक साथ इनको पास पास लिटा दिया जाता है इस स्टेज में आके जाइगोटीन में, यानी क्रोमोसोम्स को एक साथ अलाइन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमें क्या करना है? जेनेटिक मटेरियल का भी तो ट्रांसफर कराना है। सेल के अंदर नया कैरेक्टर डेवलप करने के लिए हमें जेनेटिक मटेरियल को क्या कराना पड़ता है? एक्सचेंज कराना पड़ता है, और उसके लिए इनको पास पास लाना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स इतने पास पास आ रहे हैं, इनके बीच में अगर हम बात करें जाइगोटीन वाले स्टेज में, तो जाइगोटीन वाले स्टेज को एक बार मैं अपने आप से बना के दिखाती हूँ। देखो, ये है आपकी जाइगोटीन। क्या है ये? आपकी जाइगोटीन स्टेज। तो जाइगोटीन स्टेज में ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये जो आपके एक सेंट्रोमियर हो गया यहाँ पे, ये क्रोमोसोम्स हो गए। इन क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल पास पास ले आते हैं, और बीच में जो होता है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक क्या होता है? केमिकल होता है, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? साइनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं? एक साथ साथ क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं इस केमिकल से जो बीच में इन दोनों के प्रेजेंट होता है। और जो इसकी जुड़ने के बाद इस जोड़ को बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जैसे जुड़ गए, पास आ गए, तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस।
क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस, SYNAPSIS, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। मतलब बीच में क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच क्रोमेटिड, ये क्योंकि अब इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, एक ग्रीन कलर का मटेरियल है, उससे जुड़ जाएंगे ये क्रोमोसोम्स, एक साथ हो जाएंगे और इसी को बोलेंगे साइनेप्सिस। और जिस केमिकल से ये जुड़ते हैं, बीच वाला जो ये केमिकल है, इसको बोलेंगे सेनेक्ट्यूमल कॉम्प्लेक्स। तो अब मैं बता देती हूँ केमिकल का नाम क्या होगा। तो केमिकल का नाम है, जिससे ये जुड़ रहे थे बीच में जो इनका केमिकल था, उसका नाम है साइनपेंट्यूमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस केमिकल से ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आप देख पा रहे थे इसमें कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे इस तरीके से, क्योंकि इनका डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, ये 2 सेट है क्रोमोसोम्स के। अब क्या है कि इनके बीच में ये जुड़ गए इस कॉम्प्लेक्स से, जिसका नाम बताया मैंने साइनेप्ट्यूमल कॉम्प्लेक्स, और इस जोड़ को बोलते हैं साइनेप्सिस। अब क्या हुआ कि इसके पास कितनी क्रोमेटिड दिख रही है आपको, ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, ये बन गई बाइवैलेंट टेट्राड स्ट्रक्चर। बाइवैलेंट टेट्राड स्ट्रक्चर कैसे बनी, क्योंकि आप इसमें कितने क्रोमेटिड देख पा रहे हैं, 4। भाई एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड। ठीक है, देखो ये इस तरीके से थे, एक सेंट्रोमियर है तो एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, तो कितने बने, टेट्राड हो गए। ठीक है, तो ये वाली टेट्राड स्ट्रक्चर होगी और क्या होगी, बाइवैलेंट होगी। बाइवैलेंट का मतलब है 2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई, बाइवैलेंट टेट्राड स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, जो आपकी लिप्टोटीन से बाद जो जाइगोटीन स्टेज आती है, तो जाइगोटीन में होता क्या है कि ये जो है बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं, जिसका नाम है साइनेप्ट्यूमल कॉम्प्लेक्स जो केमिकल है, और इस जोड़ को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, अब इसमें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बाइवैलेंट टेट्रा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स को एक साथ क्या कर दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, और वो जुड़ जाते हैं किससे, जो केमिकल है उससे जुड़ जाते हैं। और ये जो जोड़ है, मतलब ये जो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पास पास में बिल्कुल जोड़ है इनका, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, और केमिकल का नाम मैं बता चुकी हूँ जिससे ये जुड़ते हैं। अब पैकाइटीन, पैकाइटीन में क्या होता है, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अब पैकाइटीन में क्या होता है, इनका रिकॉम्बिनेशन करना होता है 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। इसमें क्या करना पड़ता है, रिकॉम्बिनेशन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम्स में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, देखो इसमें क्या हुआ, आपको दिख रही है ना, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। मैं करके दिखाती हूँ एक बार तुम्हें खुद से। देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली आप याद रखना, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, कोई डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है पैकाइटीन में भी, और आपका सेल मेम्ब्रेन भी है। 2 लेयर है बाहर, इसको आप याद रखना, मतलब इस तरीके से आपकी क्या है, ये 2 लेयर है, एक इसके बाहर है, एक इसके अंदर है, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब इसमें क्या हुए, ये जो हमने आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल पास पास लिटा रखे थे ये, और ये जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर से। तो अब अगर हम इसकी दोनों के क्रोमेटिड की बात करें, तो ये तो एक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड हो गए, तो इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर मैं एक इसके क्रोमेटिड की बात करूं, एक दूसरे क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड की बात करूं, तो इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात क्लियर हुई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की। अब क्या करते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं, एक जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैंने बताई, अब ये क्या करती हैं, देखो ये हो गई एक क्रोमोसोम्स का पेयर, ये हो गया एक क्रोमोसोम्स का पेयर, तो इसकी ये वाली इधर ऐसे करके जब ये इस तरीके से जुड़ेंगी, मतलब इस तरीके से क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की जब पेयरिंग होगी तो इसके कैरेक्टर इसमें चले जाएंगे, इसके कैरेक्टर आपको इसमें नजर आएंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देगी, दोबारा से बना देती हूँ। ये जो 2 क्रोमोसोम्स बनाए आपने, ठीक है,
इसको पास में ले आती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला इसके पास चला गया इस तरीके से। तो ये क्या हो रही है कि इसके तो कैरेक्टर इसके अंदर जा रहे हैं, इसके कैरेक्टर इसके अंदर जा रहे हैं और इसके कैरेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग क्यों करानी पड़ी? ताकि जो जेनेटिक कैरेक्टर को हम क्या करें, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सके सेल में नया कैरेक्टर लाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपको क्या दिख रही है, ये जो दिख रही है पैच, पैच से दिख रहे हैं ना, ये पैच बन जाते हैं यहाँ पे, इसी वजह से इसको बोलते हैं पैकाइटीन। क्या बोलते हैं? पैकाइटीन। और ये खुद से ही नहीं होती है क्रॉसिंग जो होती है, आपको जो एक्स तरह की जो शेप दिखाई दे रही है, ये क्रॉसिंग अपने आप नहीं होती है, बल्कि एक एंजाइम कराता है। एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है। क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस ही हैं दोनों, लेकिन क्रोमेटिड कैसी हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आप नहीं होती है, इसको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें क्या है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, और एक एंजाइम कराता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये जो क्रॉसिंग हुई, ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, एक साथ जुड़े, तो ये प्रोसेस कौन कराता है? एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये कौन कराता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम कराता है, ठीक है। तो इससे क्या हुए, जब हमने इस तरीके से करा तो वो क्या हो गया था, जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर हो गया था। और ये जो है किस तरीके के बना रही थी? पैच लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी। देखो अब ये इधर चला गया, इधर चला गया, ये ठीक से बन नहीं पा रही हैं। देखती हूँ एक बार दोबारा से कोशिश करने की। देखो इस तरीके से बनी, और इसका जो है ये इसमें चला गया, और इसका ये इसमें चला गया। तो ये जो आपके पैच दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसी वजह से इसको बोलते हैं पैकाइटीन। क्या बोलते हैं? पैकाइटीन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर। तो देखो पैकाइटीन में जैसे मैंने बताया ऐसे ही हो रहा है कि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक इस वाले क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है, एक इस वाले क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है। जब ये आपस में जुड़ जाती हैं, रिकॉम्बिनेज करा लेती हैं, तो जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। तो डिप्लोटीन जो है, जब हम इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, इस वाली स्टेज में आके क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, अब ये जैसे जुड़ गए एक साथ, पैच बना लिया, किसमें? पैकाइटीन में पैच बना लिया था ना, क्रॉसिंग हो गई थी इनका। और इसमें क्या हो गया था कि जो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में रिकॉम्बिनेज हो गया था, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करा लिया था पैकाइटीन में। लेकिन अगर हम बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़े ना, ये जैसे आपको इसमें क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये दूर दूर होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग अलग हो गए। एक के पास एक का जेनेटिक मटेरियल चला गया, दूसरे के पास दूसरे का जेनेटिक मटेरियल चला गया। अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये, क्योंकि पास पास कौन ला रहा था इनको, कौन ला रहा था? सिनेप्ट्यूमल कॉम्प्लेक्स जो एक केमिकल था, वही तो इनको पास पास लाने का काम कर रहा था। अब जब ये क्या हो गया, वो क्यों ला रहा था पास पास? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो था, जो केमिकल था, वो घुल जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, और ये क्रोमोसोम्स जो है दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है? केमिकल की, ठीक है। अब डिप्लोटीन में क्या हुआ, ये जो रिकॉम्बिनेशन है, ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसका कैरेक्टर इसके अंदर आगे दिख रहा है ना आपको, कि ब्लू वाला, इसमें देखो डिप्लोटीन में कि ब्लू वाले के अंदर कौन आ गया है? ब्लू वाले के अंदर आ गया है आपका पिंक वाला, और पिंक वाले के अंदर आ गया है ब्लू वाला। तो दोनों के जेनेटिक जो मटेरियल है वो ट्रांसफर हो गए हैं। और इसमें अभी पूरे क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते हैं, केवल उस एरिया से जुड़े रहेंगे जहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ है, अभी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। और एक्स शेप के जो एरिया है, ये जो एक्स शेप का एरिया बन रहा है नीचे, दिख रहा है ना एक्स शेप का एरिया जो बना है यहाँ पे, इसी को बोलेंगे चियास्मेटा। क्या बोलेंगे? चियास्मेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि इसमें जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और सेल ऑर्गेनेली जो थे वो भी दिखाई नहीं देते हैं इसमें। और इसमें जो है सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल यहाँ प्रेजेंट होते हैं दोनों के, और इनसे जो है माइक्रोट्यूबल्स निकलने लगते हैं इस तरीके से। ये माइक्रोट्यूबल्स जैसे बताया था, माइक्रोट्यूबल्स निकलने लगती है, एक फाइबर होता है जिनको एस्टर बोलते हैं, और ये
पोल की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो सेंट्रोजोम है, जब सेंट्रोजोम के बारे में बताया था कि जो सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में मदद करता है और सेल डिवीजन कराने में मदद करता है। तो सेंट्रोजोम से, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोजोम के, तो इससे अब क्या निकलने लगेंगे, आपके एस्टर माइक्रोट्यूबल्स निकलेंगी। वो एक इसमें एक फाइबर बन जाता है जिसको एस्टर बोलते हैं, और फिर एस्टर से क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, पोल की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, किसको, क्रोमोसोम्स को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक करके। अब देखो लिप्टोटीन में क्या पढ़ा था हमने कि जो आपके पास सेल मतलब सेल एंट्री ली प्रोफेज में, तो वो कैसा था, उसका क्रोमेटिन मटेरियल कैसा हुआ था, बिखरा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, कैसा दिखाई दे रहा है, कंडेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाती है यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में ये बीच में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, केमिकल कॉम्प्लेक्स, जिससे ये क्या कर रहे हैं, आपस में पास पास आके जुड़ रहे हैं। और जुड़ क्यों रहे हैं, ये एक पेयर बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं, देखो ये दिखाई दे रहा है ना नाम, ये है कॉम्प्लेक्स, जिससे ये जुड़ते हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। तो इसलिए पास पास ये जुड़ते हैं। दोनों कैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक बार मैं थ्योरी पढ़ के बता देती हूँ। जो सेल है वो क्या करती है, क्रोमोसोम्स कंटेन करती है, दो सेट एक जैसे होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं साइड बाय साइड आ जाते हैं, और इस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। ये जो पेयरिंग हुई साइनेप्सिस, और किसके द्वारा हुई, साइनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यही तो पढ़ा था हमने जाइगोटीन में, हमने बिल्कुल उनको पास पास लिया क्रोमोसोम्स को कॉम्प्लेक्स में, इस केमिकल के द्वारा ये जुड़े, और जो ये जोड़ बना इसको बोलेंगे साइनेप्सिस। अब हम थर्ड स्टेज में गए, पैकाइटिन में। पैकाइटिन में क्या हुआ कि जो साइनेप्स क्रोमोसोम्स थे वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो गए, थिक होना स्टार्ट हो गए, और टेट्राड स्ट्रक्चर बना ली। टेट्राड स्ट्रक्चर बना ली दोनों ने, क्योंकि दोनों के पास कैसे थे, दो दो क्रोमेटिड थे, तो दोनों ने टेट्राड स्ट्रक्चर बनाई। दो और दो चार, चार मिलके कैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर बना ली इन्होंने। ठीक है, और क्रॉसिंग हो गई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की, एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम की दूसरी क्रोमेटिड, जब क्या हो गई, इसमें क्रॉसिंग करा ली। और क्रॉसिंग करा के क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि क्रॉसिंग क्यों कराई, हम पास पास क्यों लेके आए उसको, ताकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके। अब देखो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, चियास्मा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल रेड वाले का ब्लू में चला गया, ब्लू वाले का रेड में चला गया। ठीक है, ये बनी एक्स टाइप की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चियास्मा। अब डिप्लोटीन में क्या हुआ था, डिप्लोटीन में हमने क्या पढ़ा था कि क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाती है डिप्लोटीन में, और होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो दूर दूर सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। जब सेपरेट होते हैं तो जिस केमिकल से वो जुड़ रहे थे वो घुल जाता है, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उस एरिया से हटता है बीच वाले से, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग हो रही है ना, जहां पे वो कियास्मा बन रहा है, वहां से नहीं हटता। ठीक है, व्हेन अटैचमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं चियास्माटा। कि जब डिसोल्यूशन हो जाता है किसका, इस कॉम्प्लेक्स का, वहां से भी, तो उसको बोलते हैं, जहां पे वो एक्स टाइप की स्ट्रक्चर बन रही थी उसको बोलते हैं चियास्माटा। ठीक है, डाइगाइनेसिस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आपकी प्रोफेज की लास्ट स्टेज में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हट जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप भी हट जाएंगे, और क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोजोम से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्यों निकलेंगे, ताकि वो मूवमेंट करा सके पोल की तरफ क्रोमोसोम्स का। अब आ गई हमारी मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होएगा अब आपका, तो मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मेटाफेज में आते आते आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, बस एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये रही बाहर वाली, अंदर वाली तो कुछ नहीं दिखाई दे रही। इसमें अब क्या हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई तो वो बाहर साइटोप्लाज्म में आने लगते हैं। अब जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, बायवेलेंट क्रोमोसोम्स, क्योंकि कैसे क्रोमोसोम्स हैं, दो तरीके के हैं, तो बायवेलेंट क्रोमोसोम्स जो हैं फिर क्या होंगे, पहले तो वो साइटोप्लाज्म में घूमेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में घूमने के बाद फिर वो क्या आ जाएंगे, क्या होंगे, एक मेटाफेज प्लेट में लेट जाएंगे। मतलब एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेटाफेज प्लेट आपको दिखाई दे रही है कि एक साथ आके लेट गए। ठीक है, ये ऊपर क्या है, सेंट्रियोल, जो कि क्या निकाल रही है, फाइबर निकाल रही है, ये निकाल रखे हैं ना स्पिंडल फाइबर, इनसे जो है ये अटैच है, दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियरली। तो इसमें क्या होता है कि
जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आके उसमें लेट जाएंगे, जिसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। सेंट्रोल से क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर निकलता है। अब इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है। और स्पिंडल फाइबर क्या हो गया? इसमें स्पिंडल फाइबर से क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं किनको? क्रोमोसोम्स को। ये सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर से जो अपनी तरफ से धागा रूप संरचना दिखाई दे रही है, इनसे क्रोमोसोम्स आपके जुड़ गए हैं। अब देखो मेटाफेज 1 में क्या हुआ, एक इक्विलेटरल प्लेट पे आके बिल्कुल क्या हो गई हैं? ये लेट गए हैं। आप देख रहे हैं इनका जेनेटिक मटेरियल तो अभी क्या है? एक दूसरे के पास ही है ना, ग्रीन वाले का ब्लू में, ब्लू वाले का ग्रीन में। ठीक है। इस इधर उधर साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे, लेकिन मेटाफेज में एंट्री लेते ही ये दोनों क्या करने लगे? वो 4 क्रोमोसोम्स बना रहे थे, 4 क्रोमोसोम्स बना रही थी ना माइटोसिस में। एक बार दिखाती हूँ बना के, मैं तुम्हें फिर से खुद से दिखाती हूँ। देखो इसमें देखो, जब एनाफेज हम माइटोसिस की बात कर रहे थे तो माइटोसिस में क्या कर रहे थे? ये जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से आपको बनाए हुए दिखाई दिए कि भाई हमने इस तरीके से लिटा लिए। ऊपर जो है ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ रहे हैं। ठीक है। ये इनके पास एक एक सेंट्रोसोम्स है अभी। ये नीचे एक सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं, सेंट्रोजोम से, सेंट्रोमियर से एक एक से जुड़ रहे हैं, सेंट्रोजोम से ये नीचे। ठीक है। इस सेंट्रोजोम से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है। ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे माइटोसिस के एनाफेज में? इन्हें यहां से बीच से तोड़ रहे थे और इन्हें यहां से बीच से तोड़ रहे थे ना। पहले स्प्लिट कर रहे थे, स्पिंडल फाइबर छोटा हो रहा था, इन्हें पोल की तरफ लेके जा रहा था, जो कि किससे निकल रहा था? सेंट्रोसोम से निकल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम माइटोसिस में क्या कर रहे थे? इनको बीच से तोड़ रहे थे, तो ये क्या बना रहे थे? 4 क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। जब ये 4 क्रोमेटिड अलग अलग हो गए भाई, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, ये 4 क्रोमेटिड क्या हो गए? दोनों चारों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हुए तो हमारे पास क्या हो गया था? 2n एक सेल के पास चला गया था, 2n एक सेल के पास चला गया था। यही तो हुआ था ना, 2n एक सेल के पास चला गया था, 2n एक सेल के पास चला गया था, डॉटर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स आ गए थे। लेकिन हम माइटोसिस में, मियोसिस में ऐसा नहीं करेंगे। मियोसिस में ये जो ऊपर सेंट्रोसोम्स हैं, ये भी सेंट्रोसोम्स हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर से ये जुड़े हुए हैं। आपको हमेशा याद रखना कि ये जो सेंट्रोसोम्स है, इस सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से तो जुड़ते हैं सारे क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से ऊपर एक किंटोकोर्स होते हैं, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनसे जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है। तो अब ये जुड़े, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? इन्हें बीच से फाड़ेंगे नहीं। एनाफेज 1 में मियोसिस की, एनाफेज 1 में इन्हें बीच से फाड़ेंगे नहीं, बस क्या करेंगे? ऐसे ही स्पिंडल फाइबर छोटे कर देंगे। जब स्पिंडल फाइबर छोटा कर देंगे तो एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे। 46 में से अब 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे चले गए, तो 2 सेल बन गई ना 23 की। ठीक है। तो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? अगर हम एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल बीच से नहीं फाड़ा है, बल्कि स्पिंडल फाइबर को छोटा कर दिया है। जबकि एक क्रोमोसोम ऊपर, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नीचे। तो क्या बन गया? 2n से 46 क्रोमोसोम से एक 23 एक में चले गए, 23 एक में चले गए, यानी हिप्लॉइड सेल बन गई। एनाफेज 1 में ये सब जो है दिखा दिया है, यही जो मैंने बताया है ये सब इसमें एक्सप्लेन। अब टीलोफेज में देखिए, टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है? टीलोफेज 1 में जो है बीच से जो है सेल जो है आपकी मेम्ब्रेन वो धस गई है अंदर, और जिससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियस इसके साथ साथ और क्या होता है इसमें? टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वापस आ जाती है दोबारा, और जो क्रोमोसोम्स है ना, जो बिल्कुल क्रोमोसोम की शेप में थे, वो दोबारा से जैसे क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में आते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। देखो अलग अलग हुए और क्या हो गए? देखो फिर ये क्रोमेटिड की शेप में आ गए, क्रोमेटिन की शेप में आ गए ना। अब यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स की शेप में दिख रहे हैं दोनों। ठीक है। स्पिंडल फाइबर छोटा हुआ और ये किधर हो गए? और अब देखो बिल्कुल रिकंडेंस हो गया ना, ये क्रोमोसोम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखना बिल्कुल धागे की तरह क्रोमेटिन फाइबर में दोबारा से वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो टीलोफेज में ये सब होती है कि क्रोमोसोम्स पोल्स पे पहुंच जाते हैं, स्पिंडल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर होगी? क्योंकि उसने अपना काम करा दिया, क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया? हाफ हो गए इसमें, और ये दोबारा से मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और डॉटर सेल के पास एक एक चला जाता है न्यूक्लियस, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस, और दोनों के पास 23 के चल जाते हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ कि 2n से एक
46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम डॉटर सेल में पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें इंटरकाइनेसिस की, तो इंटरकाइनेसिस जो है टीलोफेज 1 में, अब क्योंकि मियोसिस सेकंड भी करना है ना, तो प्रोफेज सेकंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एम फेज की 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी तरह से इसमें भी क्या होंगे, जो दोनों के बीच का जो थोड़ा सा है मेटाबॉलिक स्टेज है टीलोफेज 1 के बीच में और प्रोफेज सेकंड के बीच में, उसी को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, मतलब जो गैप आता है दोनों के बीच में। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि डीएनए का कोई रिप्लिकेशन नहीं होता कि मियोसिस सेकंड में जाएगी, बस क्या होता है आरएनए प्रोटीन बनते हैं ताकि मियोसिस सेकंड जो है वो करा सके। अब मियोसिस सेकंड क्या आती है, बिल्कुल मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह सिमिलर होती है, क्योंकि माइटोसिस में जितना पेरेंट सेल के पास था उतना ही डॉटर सेल के पास जा रहा था, 2 डॉटर सेल में चेंज हो रही थी। यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ये 23 क्रोमोसोम्स बन के आए हैं, ये दोनों फर्दर डिवाइड होके 23 क्रोमोसोम्स की 4 हेप्लोइड सेल बनेंगी। ठीक है, बिल्कुल इक्विलेटरल है और मतलब इसमें क्या होगा, बिल्कुल किसकी तरह होगा, माइटोसिस की तरह होगा। अब देखो प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, फिर से क्रोमोसोम्स क्या हो गए थे, जो आपके टीलोफेज 1 में क्या हो गए थे, वो क्रोमेटिक फाइबर की तरह में चेंज हो गए थे वापस, अब फिर से वो रिकंडेंस होंगे और इसकी तरह बन जाएंगे। किसकी तरह बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे जो क्रोमेटिन फाइबर था दोबारा से, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और वो वापस से क्या हो जाएगी, दोबारा से क्या होगी, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देगी। ठीक है, अब प्रोफेज 1 में देखिए और प्रोफेज 2 में देखिए, दोनों में यही है, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों की अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देती है और क्रोमोसोम्स आपको बिल्कुल इसमें क्लियरली विजिबल है, क्योंकि पहले क्रोमेटिन मटेरियल था, टीलोफेज 1 में क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो गए थे दोबारा से, लेकिन जब प्रोफेज सेकंड में आएंगे फिर से वो कंडेंस होकर क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम्स बना लेंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या हो रहा है कि उसी तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तो दोनों के पास अलग ही अलग है, हमने एक्सचेंज कराया था, दोनों के पास देखो इसमें बिल्कुल अलग अलग है, दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन के पास ब्लू का और ब्लू के पास ग्रीन का। अब क्या हुआ, 2 बनाई थी ना, 2 सेल बनाई थी ना भाई, 2n से n और n 46 से 23 जोड़े दिए थे ना, कोई बीच में से फाड़ा नहीं था, बस स्पिंडल फाइबर छोटा पड़ा, एक क्रोमोसोम्स ऊपर, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे चला गया था। लेकिन मेटाफेज सेकंड में क्या करेंगे, फिर क्रोमोसोम्स जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी प्रोफेज 1 में, तो फिर वो साइटोप्लाज्म में घूमने लगेंगे, साइटोप्लाज्म में घूमने के बाद ही फिर ये क्या होने लगेंगे, एक फेज पे आ जाएंगे, बिल्कुल एक जो है एक मतलब एक इसमें लाइन में, मतलब कह सकते हैं कि एक बिल्कुल सेंटर में आके इक्वेटर पे आके लेट जाएंगे बिल्कुल, और जो जो क्या थे आपके सेंट्रोसोम से उनसे स्पिंडल फाइबर निकलने लगेंगे और किंटोकोर से इनको अटैच करके रखेंगे। ठीक है, एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि अब इनमें जैसे हम मियोसिस फर्स्ट में क्या कर रहे थे, उनको बीच से फाड़ नहीं रहे थे क्योंकि हमें क्या करना था, आधा आधा देना था, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, एनाफेज सेकंड में आके इनको बीच से फाड़ेंगे। ठीक है, एनाफेज में आके क्या करेंगे, ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं इस तरीके के, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर तो एक ही है ना, अब यहां से इनको स्प्लिट में से फाड़ेंगे तो एक सेल, मतलब एक सेल के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरी के पास दूसरा, तीसरी के पास तीसरा, क्योंकि इसमें से क्या हो गए, 2 क्रोमेटिड अलग, 2 क्रोमेटिड अलग, तो एक सेल में ये वाला क्रोमेटिड, 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 तो कितने बने, 4 हेप्लोइड सेल बन गए ना, 23 आ गए सबके पास। मियोसिस सेकंड हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके बाद डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है उसके हिसाब से मियोसिस फर्स्ट में, तो इसलिए मियोसिस सेकंड आपको करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो एनाफेज 1 में ध्यान से देखो, इसमें से क्या हुआ, अब हमने बीच में से इनको क्या किया है, फाड़ा है, लेकिन हम एनाफेज 1 में क्या कर रहे थे, इनको केवल स्पिंडल फाइबर छोटा करके खींच रहे थे, लेकिन यहाँ से स्प्लिट करने के बाद स्पिंडल फाइबर छोटा कर देते हैं और सेंट्रोमियर से जो स्पिंडल फाइबर है अपनी तरफ कर लेते हैं। और टीलोफेज सेकंड में क्या हो जाते हैं, बीच में से जो ये सेल मेम्ब्रेन आपके अंदर कंसिस्ट होने लगती है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज 1 में मतलब हटी थी वो दोबारा आ जाती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और दोबारा से और 4 सेल जो है बन जाती हैं हेप्लॉइड। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस सेकंड में क्या होता है मियोसिस में, कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो भी इसमें क्या होने लगता है, अलग अलग होने लगता है। देखो किस तरीके से मियोसिस से 2 बार डिवीजन हुआ और 4 हेप्लॉइड सेल बनी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू।